हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी मैथ्स क्लासेस वीडियोस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी प्रीवियस वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। हम देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इसे अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करें कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ओम्स लॉ की क्या होती है। हालांकि आप लोग क्लास 12th में ये सारी बातें पढ़ के आए हैं, फिर भी अगर आपको कुछ बातें नहीं लगती हैं तो वो सारी बातें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। उनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। तो देखो प्यारे बच्चों, अभी तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ जिसमें मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझाया था, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हम करंट डेंसिटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर ओम्स लॉ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो आई होप कि आपको सारी वीडियोस आपने देखी होगी और वो सारी चीज़ें आपको आती होंगी जो भी बातें मैंने आपको पहले बताई हैं, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, देखिए अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है करंट और एक है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर ये कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मान लो ये कोई एक बल्ब है या रेजिस्टेंस व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है ना। तो देखिए, और देखिए मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई है, इस तरीके से एक बैटरी लगाई है और यहाँ पर मैंने इस बैटरी के बाद एक की लगाई है और इस की को कर दिया है मैंने क्लोज। तो जैसे ही मैं की को क्लोज करूँगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। और करंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है वो होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर को। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल को हम लो पोटेंशियल कंसिडर करके चलते हैं। तो जो करंट इसमें फ्लो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर को फ्लो होगा, जिसकी वजह से देखिए आपको मैंने परसों भी बताया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लेते हैं कंडक्टर की लेंथ L है, तो कंडक्टर की लेंथ L होने से पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट हो जाता है जिसकी वैल्यू होती है V इक्वल टू E इंटू L। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अब देखिए आज हमको ओम्स लॉ में पढ़ना क्या है कि करंट और V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखी जाएं, फिजिकल कंडीशंस का मतलब टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है ना, अगर इन सारी बातों को कांस्टेंट रखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। ये ओम्स ने बताया था, ठीक है ना। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोग क्लास 12th में सारी बातें पढ़ के आए हो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत सारी बुक में खाली टेम्परेचर भी लिखा है तो उससे कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट is directly proportional to the electric potential across it। क्लियर है। आई होप कि आपको ओम्स लॉ तो अच्छे से समझ में आता ही होगा, ठीक है ना। तो ये कहता है, यानी कि अगर मैं करंट को I से और पोटेंशियल को V से दिखाऊं तो ये कहता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है। या हम ये भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो इसके लिए मैं इक्वल करने के लिए कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा और उस कांस्टेंट को मैं नाम दूंगा R, ठीक है ना। तो R क्या है यहाँ पर, एक
कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को ही क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ओम्स लॉ ये है आपके सामने जो मैंने लिखा हुआ है, V इक्वल टू आई आर, और यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। क्लियर है, आई बात समझ में। और R है आपका क्या, रेजिस्टेंस। और अगर मैं R की यूनिट के बारे में बात करूं तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि R ये क्या होगी, देखिए V की यूनिट होती है क्या, वोल्ट, और I की क्या होती है, एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर होती है रेजिस्टेंस की यूनिट, जिसको क्या भी कहा जाता है, ओम भी कहा जाता है। और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम, ठीक है ना। क्लियर है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर कहता है, और जहाँ पर R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। और दूसरी बात ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं V और I के बीच में कोई एक ग्राफ ड्रॉ करने की सोचूं यहाँ पे, ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस में मैं लेके चल रहा हूँ करंट को, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस में मैं करंट को लेके चल रहा हूँ और वाई एक्सिस में मैं पोटेंशियल को लेके चल रहा हूँ। तो क्योंकि हमको पता है कि करंट और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये जो ग्राफ आएगा आपका, ठीक है ना, ये आपका क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका, स्लोप है, और ये स्लोप ही किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो स्लोप होता है, स्लोप की वैल्यू क्या होती है बेटा, y अपॉन क्या होती है, x होती है, ठीक है ना। अब स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, r को, और y एक्सिस में क्या है आपका v, और x एक्सिस में क्या है i। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, i r होता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो v और i के बीच का ग्राफ होता है वो हमेशा क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। क्लियर है बातें। आगे को और भी बातें हमको समझनी है आप यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर को। अच्छा, तो अब जैसे हमने रेजिस्टेंस को R से दिखाया, ऐसे ही क्या होता है, एक कंडक्टेंस होता है। क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। क्लियर है। तो कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी कि रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। और कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, सिग्मा से। तो यानी कि सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/r हो जाएगा। क्लियर है। जो आपका कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r। उसका फॉर्मूला या वैल्यू वट एवर यू वांट टू से, दैट इज़ द 1/r। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ यहाँ पे, तो यूनिट की बात करूँ तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस यानी कि सिग्मा, दैट इज इक्वल टू 1/ओम। यानी कि हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, या कभी कभी हम इसे क्या भी बोलते हैं, मो भी बोलते हैं। क्लियर है। यानी कि रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा कौन होगा, कंडक्टेंस होगा। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर स्पीड से चलूँगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो उसको समझना है हमने। अच्छा, अगला एक इम्पोर्टेंट बात और भी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है सॉरी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स। यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस किसी भी वायर का क्या करता है, डिपेंड करता है। देखिए ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, तो प्लीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 12th थोड़ा अच्छे से पढ़ी होगी और आप लोगों को ये सारी बातें आती हैं, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट है जो बीएससी में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो आपको पता है कि जो फैक्टर्स होते हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, आर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 इज़ द लेंथ, यानी कि मान लेते हैं कंडक्टर की लेंथ L है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यानी कि
जो आर है रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। क्लियर है। अच्छा, सेकंड जो होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिनोट किया जाता है ए से, तो जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बात है। और थर्ड क्या होता है, टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर मैं क्या करूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो कोलिजन बढ़ जाते हैं। अगर मैं किसी वायर में मान लो करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं क्या करूँ, टेम्परेचर को बढ़ा दूँ तो जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में कोलिजन बढ़ जाता है, और कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है बात। और फोर्थ तो होता है नेचर ऑफ द वायर और कंडक्टर। नेचर ऑफ द वायर और कंडक्टर, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो वायर्स होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। क्लियर है बातें। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कंबाइन कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब फिर से हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी इक्वल करने के लिए रिलेशन को, तो ये कांस्टेंट होता है यहाँ पर रो। तो यहाँ पे आर इक्वल टू रो एल अपॉन क्या लिख सकता हूँ मैं, ए लिख सकता हूँ। क्लियर है। यहाँ पर रो क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम क्या भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, ठीक है ना। क्लियर है बात है। और यहाँ से अगर मैं रो की वैल्यू निकालना चाहूँ तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ए अपॉन कितनी आ जाएगी, एल आ जाएगी। क्लियर है बात है। ठीक है, आपके पास पुराने नोट्स भी होंगे, आप लोगों ने बनाए होंगे, वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं यूनिट की बात करूँ, रो यानी कि रजिस्टिविटी की, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं आर की यूनिट कितनी होती है, आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की कितनी होती है, मीटर। तो एक पावर मीटर की कैंसिल हो जाएगी, तो रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, ओम मीटर होती है। क्लियर है बातें। अब जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था कि जैसे रजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन होता है, कंडक्टेंस। ऐसे ही रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी कहेंगे। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा फिर हमारा, कंडक्टिविटी। ठीक है ना, कंडक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है ना, कंडक्टिविटी को चाहो तो आप यहाँ पर जी से भी दिखा सकते हो। ठीक है ना, आई बात समझ में, जी से दिखा लो। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ, जैसे यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर मैंने लिखा रखा है ना आपको, देखिए कंडक्टेंस का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। ऐसी कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड क्या, कंडक्टिविटी। यानी कि कंडक्टिविटी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन ये हो जाएगा क्या, रो। क्लियर है। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन रो की यूनिट क्या होती है, अभी बताया था, ओम मीटर, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम को हमने आगे भी लिखा था, ओम इनवर्स को क्या लिखा था, मो लिखा था। तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, मो पर मीटर। क्लियर है, या मो मीटर इनवर्स क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी की यूनिट आ जाएगी। क्लियर है। तो कुछ बातें आपकी दिमाग में अच्छे से सेट होनी चाहिए क्योंकि आगे काम आएंगी। और वो बातें क्या क्या हैं आपकी, वो बातें ये हैं कि रजिस्टेंस को किससे दिखाया जाता है, आर क्या है आपके पास, रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन होता है, कंडक्टेंस होता है। यानी कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉन आर, यानी कि सिग्मा से दिखाते हैं इसको, नॉट रो, दैट इज द सिग्मा। यानी कि सिग्मा का मतलब क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। क्लियर है बातें। उसके बाद हमने रो पढ़ा था, रो क्या हो गया आपका, रजिस्टिविटी होगी। और रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका, कंडक्टिविटी होगा। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। कहीं पर कंडक्टेंस निकालना होगा, कहीं पर कंडक्टिविटी निकालना होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। तो आई होप कि यार ये तो 12th लेवल का आपका एक पार्ट था, वो आपके दिमाग के अंदर अच्छे से सेट हो गया होगा। क्लियर है बातें। अब जैसे हमने क्या कहा, ओम्स लॉ कहा हमने बोला कि ओम्स लॉ कहा हमने। ओम्स लॉ की बात हम कर रहे थे। अब ओम्स लॉ क्या है हमारे पास, ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू क्या है, IR है, ठीक है ना। अब अगर मान लो आपके एग्जाम में आता है कि वेरीफाई करो ओम्स लॉ को, यानी कि V इक्वल टू IR प्रूव करके दिखाओ, तो कैसे प्रूव करेंगे, एक बार वो काम भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए आपके, तो इसलिए इसको जरी थोड़ा तरीके से देख लें आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए जो इसकी थ्योरी है वो तो आप लिख ही सकते हैं कि वोल्टेज के को V से डिनोट किया गया है, करंट को I से डिनोट किया गया है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको इसको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी आप समझ जाएंगे। देखो बेटा, मैंने आपको इससे पहले कुछ बातें बताई थी। क्या बताई थी, मैंने आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन बताया था। I इक्वल टू क्या होता है बेटा, NEAVD होता है। क्लियर है। जहाँ पर I क्या है, करंट है, I क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, क्या है, करंट है, ठीक है ना। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, याद आ रहा है कुछ, ठीक है ना। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो वायर हम ले रहे हैं क्रॉस सेक्शन है। क्लियर है बात। और VD क्या है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्लियर है बात है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब एक बात बताइए, क्या हमने VD की वैल्यू कुछ इस तरीके से पढ़ी थी, E टाउ बाई M, याद आया, मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया है इसको। तो अब मैं क्या करूँगा, इस VD की जगह पे वैल्यू रख दूंगा, तो कितना लिख दूंगा, NEA, और VD की जगह E टाउ बाई M लिख दूंगा। क्लियर है। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू NE स्क्वायर AE टाउ बाई M, ये लिख लूँगा यहाँ पे मैं। ये होगी आपकी क्या, I की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई L, ठीक है ना। अब मैं L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ ऑन राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, I इक्वल टू NE स्क्वायर AE टाउ बाई M इंटू L अपॉन L। क्लियर है बात है। अब ध्यान से देखना, अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, I इक्वल टू NE स्क्वायर A, ध्यान से देखना, अपॉन M, इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और अगली बात में क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब अगला मेरे पास है E इंटू L, को एक साथ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, E इंटू L अपॉन L, देख रहे हैं, और टाउ को मैं सबसे लास्ट में लिख देता हूँ। और आज ही मैंने अभी वीडियो स्टार्ट होते हुए ही आपको बताया था कि V की वैल्यू क्या होती है, E इंटू क्या होती है, L होती है या नहीं होती है। तो भाई E इंटू L जहाँ पर भी है हमारे पास, वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, V लिख देंगे। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बेटा, I इक्वल टू NE स्क्वायर, ये तो बनेगा A बाई M V बाई L इंटू क्या बन जाएगा, टाउ बन जाएगा। अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अब देखिए मेरे पास ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू IR, यही तो है। अब मैं क्या करूँगा, V और I के टर्म को एक साथ लिखूँगा। तो मैं अगर लिखूँ तो V और I को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो क्या बनेगा, देखो, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ। अगर मैं यहाँ से V और I को एक साथ लेके जाऊँ तो कुछ ऐसा ही तो बनेगा मेरे ख्याल से। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, अब तुम ध्यान से देखो, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, अगर कोई एक कंडक्टर है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल रहेगा। M लेंथ, आप क्योंकि एक फिक्स लेंथ ले रहे हो तो ये भी तो कांस्टेंट रहेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट रहेगा, एरिया आप पहले ही फिक्स करके लोगे, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये सब क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे। हाँ या ना, रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यानी कि क्या आ जाएगा, V अपॉन I इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपकी, कांस्टेंट। तो भाई
इससे पहले एक्सप्रेशन में ही तो बताया था कि इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं बेटा, आर कहते हैं। तो v अपॉन आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। तो यानी कि यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर। और यही क्या है आपका ओम्स लॉ है। तो आप कह देंगे कि दिस इज द ओम्स लॉ। यही आपका क्या है, ओम्स का क्या है बेटा, लॉ है। क्लियर है बातें? आई होप कि आपके दिमाग में ये बात तो अच्छे से आ गई होगी। क्लियर है, आई बात समझ में? अब देखो अगला काम जो हम करने जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो कांस्टेंट है आर की वैल्यू जो आई है हमारे पास, वो कितनी आई थी, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। कभी कभी देखो अब हमारे दिमाग में क्या होता है, देखो यहाँ पर ये आर की वैल्यू आई है ना बेटा, ये देखो ये आर की वैल्यू आ गई है, देखो यहाँ पर हमने आर रख दिया है ना इसको। अब कभी कभी क्या होता है कि यार हमको मास दे रखा है, लेंथ दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू, ए और टाउ की, और कह देता है कि रजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। अब हमने पढ़ा नहीं होता है, अरे भाई बिल्कुल पढ़ा है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहाँ से आप निकाल लेंगे। ये तो आपका क्या आ गया, यहाँ से रजिस्टेंस आ गया, क्या आ गया, रजिस्टेंस आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कंडक्टेंस निकालो, कंडक्टेंस निकालो, अरे भाई कंडक्टेंस भी तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/r। यानी कि इसको जस्ट उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन क्या आ जाएगा, एम एल आ जाएगा। तो देखिए, तो इन बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में हैं। आप जितने ज़्यादा फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से वीडियो देखेंगे, आपके समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अब देखो, अब एक बार बताओ, क्या आपने रजिस्टिविटी पढ़ी थी? अभी पढ़ी थी भाई, बिल्कुल पढ़ी थी। रजिस्टिविटी पढ़ी थी, रजिस्टिविटी पढ़ी थी। रो इक्वल टू क्या था, आर ए अपॉन एल था, हाँ या ना? अब भाई देखो, यहाँ से आप आर की वैल्यू रख दो, कितनी है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, है या नहीं है? और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल। तो एल से एल कट गया, ए से क्या कट गया, ए कट गया। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आ जाएगी। देखो बहुत सारे फॉर्मूले आपके बन सकते हैं। तो ये रजिस्टिविटी आ गई भाई, आई या नहीं आई? अब ऐसे ही तुम बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी निकालो, तो कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, जी इक्वल टू क्या होती है, 1/रो। तो यानी कि 1/रो, यानी कि उल्टा कर दो इसको, रेसिप्रोकल निकालना है आपको। तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन कितनी आ जाएगी, एम। तो फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, आपको बस अपना दिमाग खुला रखना है और आपको जितना पढ़ाया जाता है अपने दिमाग के अंदर सेट रखना है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को आगे समझ सकते हैं। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको ओम्स लॉ तो समझ में अच्छे से आ ही गया होगा कि ओम्स लॉ होता क्या है, किस तरीके से हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना, और किस तरीके से वेरिफिकेशन के बाद हम आर की वैल्यू निकालते हैं। और उस आर की वैल्यू को निकालने के बाद, ठीक है ना, हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टेंस को निकाल सकते हैं, रजिस्टिविटी को निकाल सकते हैं और कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में तो इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।